नमस्कार, मैं उमेश भगवती, विधि के क्षेत्र में रुचि रखने वाले समस्त दर्शकों का जिला एवं सत्र न्यायालय शिवपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेक्स एट्रियम लेक्चर सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सबको विदित है, माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंद पाठक, जज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर एवं पोर्टफोलियो जज शिवपुरी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से तथा प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय शिवपुरी श्री विनोद कुमार के प्रयासों से दिनांक 10 जनवरी 2021 को जिला न्यायालय शिवपुरी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेक्स एट्रियम लेक्चर सीरीज का शुभारंभ हुआ। उक्त दिनांक से ही माननीय न्यायाधीशगण के द्वारा समय समय पर विभिन्न विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत किए जा रहे हैं। हम माननीय न्यायमूर्ति एवं प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी महोदय के आभारी हैं कि उन्होंने विभिन्न विधिक विषयों पर व्याख्यान प्रस्तुत करने हेतु हमें यह मंच प्रदान किया है। मैं इसके साथ ही यह तरदीद भी जारी करना चाहता हूं कि विभिन्न विधिक विषयों पर दिए जा रहे व्याख्यान का उद्देश्य विधि के क्षेत्र में रुचि रखने वाले व्यक्तियों में विधिक जागरूकता पैदा करना है तथा व्याख्यान के दौरान बताए गए सिद्धांत किसी प्रकार की अथॉरिटी प्रदान नहीं करते हैं। लेक्स एट्रियम लेक्चर सीरीज में प्रस्तुत किए जा रहे व्याख्यानों की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज उक्त सीरीज का 7वां लेक्चर किशोर न्याय एक अभियान विषय पर प्रस्तुत किया जा रहा है। किशोर न्याय जैसे गुरु विषय पर यह तृतीय व्याख्यान है। इसके पूर्व भाग 1 किशोर न्याय प्रशासन विरुद्ध आपराधिक न्याय प्रशासन तथा भाग 2 किशोर न्याय शास्त्र के संगठन सिद्धांत समस्या एवं समाधान विषय पर पंचम अपर जिला न्यायाधीश आदरणीय श्री शशि भूषण शर्मा द्वारा प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिसमें व्याख्यान भाग 1 किशोर न्याय प्रशासन विरुद्ध आपराधिक न्याय प्रशासन को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया एवं उक्त व्याख्यान को वर्तमान तक अभी तक लगभग 1000 से अधिक दर्शकों द्वारा देखा जा चुका है। आदरणीय श्री शशि भूषण शर्मा सर किशोर न्याय जैसे गुरु विषय में विशेष रुचि रखते हैं तथा आदरणीय सर के द्वारा किशोर न्याय के क्षेत्र में काफी काम भी किया गया है। आदरणीय सर वर्तमान में किशोर न्याय बोर्ड शिवपुरी के नोडल ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं तथा सर किशोर न्याय बोर्ड में प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में इंदौर एवं कटनी में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। इसके साथ ही आदरणीय सर आपराधिक न्याय प्रशासन में प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के रूप में धार एवं शाजापुर में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं तथा सर रिसोर्स पर्सन के रूप में निपसीड में इंदौर एवं मोहाली में भी अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। इस तरह आदरणीय सर किशोर न्याय के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुके हैं, जिनका फायदा जिनका लाभ हमें उनके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे व्याख्यानों में देखने को भी मिलता है। अब मैं आदरणीय सर शशि भूषण शर्मा सर से निवेदन करूंगा कि वह किशोर न्याय विषय के तृतीय व्याख्यान किशोर न्याय एक अभियान पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें, परंतु उसके पूर्व मैं समस्त दर्शकों को अवगत कराना चाहूंगा कि वह किसी भी व्याख्यान के विषय में जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं उस विषय में उनके मन में यदि कोई भी जिज्ञासा या शंका उत्पन्न होती है या कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो वह व्याख्यान के समय लेक्चर सीरीज के व्याख्यान प्रस्तुत करते समय अपने कमेंट सेक्शन में जाकर अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं तथा यदि व्याख्यान के बाद भी यदि उनके मन में कोई शंका या जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा को वह ऑफिशियल ईमेल आईडी पर, जो कि लेक्स एट्रियम लेक्चर सीरीज की एक मेल आईडी भी है जिसको हम लिंक में प्रोवाइड करा देंगे, उस मेल आईडी पर भी अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं जिनका समाधान उस विषय में विशेष रुचि रखने वाले या विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। अब मैं आदरणीय सर से निवेदन करूंगा कि सर अपना आज तृतीय व्याख्यान प्रस्तुत करें, किशोर न्याय एक अभियान। आदरणीय श्री शशि भूषण शर्मा सर। नमस्कार। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शिवपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेक्स एट्रियम लेक्चर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब मैं इस लेक्चर सीरीज के मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रथम लेक्चर किशोर न्याय प्रशासन विरुद्ध आपराधिक न्याय प्रशासन एवं दूसरा लेक्चर किशोर न्याय शास्त्र सिद्धांत समस्याएं समाधान और संगठन प्रस्तुत किया है।
यदि आप सभी इस लेक्चर को समझना चाहते हैं तो प्रथम लेक्चर एवं द्वितीय लेक्चर को देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि किशोर न्याय विधि में जिन शब्दों का, जिन संगठनों का और जिन पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है, उसमें केवल पुलिस विभाग दोनों में कॉमन है। अन्यथा सभी संगठन जो किशोर न्याय अभियान में कार्य करते हैं वो आपराधिक न्याय प्रशासन में कार्य नहीं करते हैं। और मैंने समय समय पर दोनों लेक्चर में उन शब्दावली को, उन विषयों को बहुत स्पष्ट किया है जिनकी आवश्यकता थी, जैसे कि बालक न्यायालय क्या होता है, परिवीक्षा अधिकारी क्या होता है, सामाजिक जांच रिपोर्ट क्या होती है, सामुदायिक सेवा क्या होती है, प्रोटेक्टिव कस्टडी क्या होती है, आय का निर्धारण कैसे होता है। इन शब्दों को मैं बहुत पहले क्लियर कर चुका हूँ। उसके बाद अब मैं अंतिम व्याख्यान के रूप में जुवेनाइल जस्टिस एज ए मिशन आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके लिए मैं माननीय न्यायमूर्ति श्री जस्टिस आनंद पाठक साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस विषय पर बोलने की अनुमति प्रदान की है। और मैं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विनोद कुमार साहब का भी बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस विषय पर निरंतर व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन प्रदान किया है। किशोर न्याय अभियान वस्तुतः बहुत विस्तृत अभियान है, क्योंकि किशोर न्याय प्रशासन में विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उनके अंतिम पुनर्वास के अभियान की निगरानी हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किशोर न्याय समिति का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 एवं किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण आदर्श नियम 2016, इन दोनों को हम तत्पश्चात क्रमशः अधिनियम एवं नियम से संबोधित करेंगे। मैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एवं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से लेकर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी तक को उत्तरदायित्व दिया गया है तथा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से लेकर पुलिस अधीक्षक तक को शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है। ये अधिनियम जो है वो किशोर न्याय एवं बालकों की देखरेख और संरक्षण दो भागों में कार्य करता है। चूंकि मेरा पहला व्याख्यान भी किशोर न्याय से संबंधित है, दूसरा भी मेरा किशोर न्याय शास्त्र से संबंधित है और तीसरा भी मेरा व्याख्यान किशोर न्याय से ही संबंधित है। दूसरा भाग बालकों की देखरेख और संरक्षण एक पूरी दूसरी तरह की व्यवस्था है। इसलिए मैं किशोर न्याय से संबंधित प्राधिकारी, अधिकारी, अभिकरण, संस्था, निधि एवं आयोग जो कार्य करते हैं उनकी शक्तियों, कृत्यों, उत्तरदायित्व और अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि किशोर न्याय अभियान का फिट सब्जेक्ट क्या है, उपयुक्त सब्जेक्ट विषय क्या है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, अर्थात ऐसा बालक जिसने अपराध किए जाने की तारीख को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, उसे विधि का उल्लंघन करने वाला बालक माना जाएगा। अब इस अधिनियम में दूसरा है जो देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक, इसका मैं उतना ही व्याख्यान करूंगा जितना कि इस न्याय की परिभाषा से संबंधित है। ऐसा बालक जिसके माता पिता या संरक्षक अयोग्य असमर्थ पाए जाने पर अथवा नहीं है या नहीं मिल रहे हैं, जो बालक मानसिक रूप से बीमार है या मानसिक या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त है या घातक अथवा असाध्य रोग से पीड़ित है, जिसकी सहायता या देखभाल करने वाला कोई नहीं है और ऐसा किशोर न्याय बोर्ड द्वारा माता पिता या संरक्षक को असमर्थ पाया गया है, तो ऐसे बालक को किशोर न्याय के अधीन CNCP घोषित करने हेतु CWC को भेजा जाएगा। या फिर जिसके माता पिता अथवा कोई संरक्षक और ऐसे माता पिता, ऐसे पिता अथवा संरक्षक को बालक की देखरेख करने और उसकी सुरक्षा तथा कल्याण की सुरक्षा करने के लिए बोर्ड द्वारा अयोग्य असमर्थ पाया जाता है, ऐसे बालक को भी देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक माना जाएगा। सेक्शन 2 क्लॉज 14 में और भी बहुत सी परिभाषाएं दी गई हैं। चूंकि उनका किशोर न्याय बोर्ड से संबंध नहीं है, वो पूरी तरह बाल कल्याण समिति से संबंधित है, इसलिए उन परिभाषाओं पर मैं ज्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहता हूं। अब प्रश्न आता है कि इस अभियान की निगरानी कौन सा आयोग करेगा। तो इस अभियान की निगरानी के लिए
बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के परामर्श से राष्ट्रीय आयोग एवं राज्य आयोग निगरानी करेंगे। क्या क्या निगरानी कर सकते हैं? संस्थाओं की संरचनाओं की समीक्षा, अधिनियम के अधीन सृजित की गई संस्थाओं की संरचनाओं की समीक्षा करेंगे। सूचना, शिक्षा और संप्रेषण की सामग्री का विकास, बाल अधिकारों और जेंडर संवेदनशीलता पर सूचना, शिक्षा और संप्रेषण सामग्री का विकास भी करेंगे। बालकों के सुधार और पुनर्वास के लिए नवाचारों का विकास, जागरूकता विकास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बालकों के विरुद्ध जैसे कि नशीली दवाओं का दुरुपयोग, अवैध मानव व्यापार, बालकों का यौन दुरुपयोग और बाल विवाह सहित बालकों का शोषण और बालकों के विरुद्ध हिंसा के अन्य रूपों की पहचान करने और रिपोर्ट करने के बारे में जागरूकता विकास का कार्य आयोग करेंगे। नेक्स्ट है संचेतना कार्यशालाओं का आयोजन, उन्नत संरक्षण के लिए अपराधों की पहचान करने और रिपोर्ट करने सहित बालकों के विरुद्ध अपराधों के बारे में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निगमों के लिए संचेतना कार्यशालाओं का आयोजन करने का भी अधिकार होगा। स्थानीय भाषा में सूचना सामग्री विकसित करना ये भी आयोग का काम है। पीड़ित बालक या साक्षियों और उनके परिवार के अधिकारों के विस्तृत वर्णन के साथ और स्थानीय भाषा में उपयोगी जानकारी सहित सूचना सामग्री विकसित करना, जिसे पीड़ित और उसके परिवार को उपलब्ध कराना, ये भी आयोग का कार्य है। प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना, राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, राष्ट्रीय जन सहयोग बाल विकास संस्थान के साथ पक्षकारों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने का काम भी आयोग का है। अब प्रश्न आता है कि इस निधि की संरचना कौन करेगा और उसका उपयोग किस प्रकार किया जाएगा। तो नियम 83 में यह व्यवस्था की गई है कि बालकों के कल्याण और पुनर्वास के लिए किशोर न्याय निधि का सृजन राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित उद्देश्य के लिए किया जाएगा। बालक देखरेख संस्थाओं की स्थापना और संचालन, बाल देखरेख संस्थानों में बालकों के कल्याण के लिए अभिनव कार्यक्रमों को सहायता करना और विधिक सहायता और समर्थन का सुदृढ़ीकरण करना, उद्यमशीलता सहायता, कौशल विकास या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, 18 वर्ष की आयु का होने पर बाल देखरेख संस्था छोड़कर जा रहे बालकों को एकमुश्त निर्वहन सहायता प्रदान करना, ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने संस्थागत देखरेख में 18 वर्ष की आयु पार कर ली है, जीवन की मुख्य धारा में पुनर्समेकन को समर्थन देने के लिए, छोटे व्यापार शुरू करने के लिए पूंजी और अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए देखरेख सुविधाएं और उद्यमशीलता निधि प्रदान करना, पालन पोषण देखरेख, प्रायोजकता और पश्चातवर्ती देखरेख प्रदान करना, उग्रवादी समूहों और वैश्य समूहों से छूटे बच्चों सहित विशेष परिस्थितियों में रह रहे बालकों का पुनर्वास करना, बालकों को विचारण और वापस भेजे जाने के लिए यात्रा व्यय को वहन करना, पुलिस सहित मार्ग का रक्षकों का व्यय सहन करना, बाल अनुकूल पुलिस थानों, बोर्डों, न्यायालय और समितियों का सृजन करना, बालकों की जरूरतों को समझने के लिए माता पिता और देखरेख कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण करना, बाल अधिकारों और बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर जागरूकता विकास कार्यक्रम करना, बालकों के विरुद्ध अपराधों को पहचानने और उनकी रिपोर्ट करने के लिए समुदाय आधारित बाल संरक्षण कार्यक्रम को तैयार करना। इस अधिनियम के अंतर्गत समाविष्ट किए गए बालकों के लिए विशेषज्ञ व्यावसायिक सेवाएं, परामर्शदाता, अनुवादक, दुभाषिया, विशेष शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि प्रदान करना। बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बालकों सहित इस अधिनियम के अंतर्गत समाविष्ट किए गए बालकों को मनोरंजन सुविधाएं और उनके लिए पाठ्यक्रम संबंधी अतिरिक्त कार्यकलाप आयोजित करना, कैंसर से पीड़ित बालकों को प्रशासक देखरेख और उनके माता पिता को ठहरने की सुविधाएं और अन्य सहायता प्रदान करना। इस अधिनियम और नियम में शामिल किए गए बालक के समग्र समृद्धि, विकास और कल्याण को समर्थन देने के लिए कोई अन्य कार्यक्रम करना। ये सभी कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को करना है। अब ये प्रश्न आता है कि यदि कोई बालक ऐसा पाया जाता है कि उसने विधि का उल्लंघन किया है या ऐसा पाया जाता है कि उसे देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है, तो उसकी सूचना कहाँ देना चाहिए, उसकी सुरक्षा कौन करेगा, उसको किस संस्था में रखा जाएगा, उसका प्लेसमेंट कैसे होगा, इस संबंध में मुख्य रूप से सूचना के लिए है चाइल्ड हेल्पलाइन 1089। ये सूचना के लिए 24 घंटे बालकों के संबंध में ही है, अवेलेबल है। आप कभी भी कोई भी किसी भी समय चाइल्ड हेल्पलाइन पर 1089
पर सूचना दे सकता है। दूसरा, बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई हर एक जिले में स्थापित की गई है और मैं इसके बारे में अभी विस्तृत बताऊंगा। तीसरा है, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी फ्लेक्स प्रत्येक थाने में रहता है, इनको हम सूचना दे सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि विशेष किशोर पुलिस इकाई का क्या कार्य है, किस प्रकार गठन होता है। तो विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन नियम 86 में किया जाता है। राज्य सरकार बालकों से संबंधित पुलिस के सभी कर्तव्यों का समन्वय करने के लिए प्रत्येक जिला और शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित करेगी एवं केंद्रीय सरकार आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल या राजकीय रेलवे पुलिस के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित करेगी। यदि विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित नहीं की गई है तो फिर क्या होगा? बाल कल्याण पुलिस अधिकारी। जहां कहीं विशेष किशोर पुलिस इकाई गठित नहीं की जा सकती है, वहां पर रेलवे पुलिस सुरक्षा बल या राजकीय रेलवे सुरक्षा पुलिस बल से कम एक अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट कर दिया जाएगा तथा इसी प्रकार के प्रत्येक पुलिस थाने में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन बाल कल्याण अधिकारियों विशेषकर विशेष किशोर पुलिस इकाई के अन्य पुलिस अधिकारियों को बालकों से संबंधित मामलों के से निपटाने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण और ओरिएंटेशन दिया जाएगा। स्थानांतरण और तैनाती, नामनिर्दिष्ट बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का स्थानांतरण और तैनाती अन्य पुलिस थानों की विशेष किशोर पुलिस इकाई या जिला इकाई में किया जा सकता है। समस्या है कि इस तरह नहीं किया जाता है। स्थानांतरण होने के बाद उनको बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में स्थानांतरण होने से बहुत लंबे समय तक पद रिक्त रहता है या फिर प्रशिक्षण पाए हुए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी दूसरे कार्य में जाने से फिर पुनः नए अधिकारी जो आते हैं उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अब ये प्रश्न आता है कि भाई विशेष किशोर पुलिस इकाई कैसे कार्य करेगी? जहां कहीं भी संभव हो ऐसे प्रश्न पूछे जाने हैं तो बालक को हाथ असहज बना सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को विनम्र तरीके से पूछा जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बालक का अधिकार है, दस्तावेजों की एक प्रति उपलब्ध कराना। जब किसी बालक के विरुद्ध अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति शिकायतकर्ता और पीड़ित बालक को सौंपी जाएगी और अन्वेषण पूरा होने के बाद अन्वेषण की रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की एक प्रति शिकायतकर्ता या उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सौंपी जाएगी। एक दूसरे के संपर्क में नहीं आने देना, किसी भी अभियुक्त या संभावित अभियुक्त को बालक के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा और जहां पीड़ित और कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दोनों ही बालक हैं, उन्हें एक दूसरे के संपर्क में नहीं आने दिया जाएगा। समन्वय करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है विशेष किशोर पुलिस इकाई का। विशेष किशोर पुलिस इकाई उसके क्षेत्राधिकार में बालकों के कल्याण से संबंधित मामलों में जिला बाल संरक्षण इकाई, बोर्ड और समिति के निकट समन्वय में कार्य करेगी। और सबसे उससे महत्वपूर्ण कार्य कानूनी सहायता करना। विशेष किशोर पुलिस इकाई बालकों की कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय करेगी। इस प्रकार विशेष किशोर पुलिस इकाई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तीनों के साथ समन्वय की आवश्यकता रहती है। अब प्रश्न आता है कि इन बालकों को कहाँ रखा जा सकता है और किस प्रकार रखा जाएगा। तो इस अधिनियम में बाल देखरेख संस्था चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था है, जिसमें बालकों का आवास 3 प्रकार से होता है। नंबर 1, संरक्षणात्मक अवरक्षा, प्रोटेक्टिव कस्टडी। नंबर 2, रात भर का संरक्षणात्मक आवास, रात भर के लिए प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखना। नंबर 3, पुनर्वास आवास। अब प्रश्न आता है कि इनका ये कहाँ पे किस प्रकार किया जाएगा। तो जांच के लंबित रहने के दौरान विधि का उल्लंघन करने के अविकथित किसी बालक को अस्थायी रूप से रखने के लिए पुनर्वास के लिए धारा 41 के अधीन संप्रेषण गृह की व्यवस्था की गई है। दूसरा आता है विशेष गृह। विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालकों के पुनर्वास के लिए अपेक्षित हो जिनके बारे में यह पाया गया है कि उन्होंने अपराध किया है और जो किशोर न्याय बोर्ड के धारा 18 के अधीन किए गए आदेशों द्वारा वहां पर रखे गए हैं, उन्हें विशेष गृह में रखा जाता है। नेक्स्ट होता है प्लेस ऑफ सेफ्टी, सुरक्षित स्थान। 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को जो 16 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच का है और कोई जघन्य अपराध कारित किया है, ऐसे को या दोषी ठहराया गया तो उसे प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा। अब अगर ये तीनों नहीं व्यवस्था है तो नेक्स्ट भी हो सकती है उचित सुविधा तंत्र। बोर्ड विधि के अधीन राष्ट्रीयकृत व्यवस्था के को देखते हुए स्वेच्छा अथवा गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे किसी सुविधा तंत्र और बालक की देखरेख करने वाले सुविधा तंत्र संगठन की उपयुक्तता की बाबत समग्र जांच के पश्चात किसी भी निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए
किसी बालक का स्थायी रूप से उत्तरदायित्व लेने के योग्य होने की मान्यता ऐसी रीति में प्रदान कर सकता है जो कानूनी विहित हो। इसमें कि फिट फैसिलिटी घोषित करने का अधिकार भी किशोर न्याय बोर्ड को है। फिट फैसिलिटी नहीं है तो फिट पर्सन भी घोषित किया जा सकता है। बोर्ड किसी बालक को देखरेख, संरक्षण और उपचार के लिए किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसी रीति में जो विहित की जाए, किसी बालक को अस्थायी रूप से लेने के लिए किसी व्यक्ति को उसके प्रत्यय पत्र के सम्यक सत्यापन के पश्चात योग्य व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान कर सकता है। ये बालकों के स्थानांतरण, सूचना और संस्थाओं की बारे में मैंने बताया है। अब प्रश्न ये आता है कि इस अभियान के नोडल अभिकरण एवं नोडल अधिकारी कौन होते हैं? तो राज्य स्तर पर राज्य बालक संरक्षण सोसाइटी का सदस्य सचिव राज्य में अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी होता है। और जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी जिले में अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के लिए नोडल अधिकारी होगा। अब प्रश्न आता है कि जिला बाल संरक्षण इकाई क्या कार्य करेगी? जिला बाल संरक्षण इकाई जिले में बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए गए कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों के बारे में बोर्ड द्वारा भेजी गई तिमाही सूचना की रिपोर्टों और समिति द्वारा भेजी गई तिमाही रिपोर्टों का रखरखाव करेगी। बालकों के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक परामर्श और सामुदायिक सेवाओं की व्यवस्था करना, जघन्य अपराध करने के लिए कानून का उल्लंघन करने वाले 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए बाल न्यायालय के निर्देश पर तैयार की गई व्यक्तिगत देखरेख योजना का अनुवर्तन करना, सुरक्षित स्थान पर रखे गए बालकों की प्रत्येक वर्ष समीक्षा करना और बाल न्यायालय को रिपोर्ट अग्रेसित करना। ऐसे व्यक्ति की जिन्हें मॉनिटर प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, सूची का रखरखाव करना और ऐसे व्यक्तियों की सूची के बाल न्यायालय को भेजना जिसका प्रत्येक 2 वर्ष पर अद्यतनीकरण किया जाएगा। बाल देखरेख संस्थाओं से भाग गए बालकों का अभिलेख रखना, जोखिम में रह रहे परिवारों और देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों की पहचान करना, कठिन परिस्थितियों में रह रहे बालकों की संख्या का मूल्यांकन करना और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बालकों की प्रवृत्ति और स्वरूप का मॉनिटर करने के लिए जिला विशिष्ट डाटाबेस तैयार करना, संसाधन निर्देशिका तैयार करने और समय समय पर समितियों और बोर्डों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर बालकों से संबंधित सभी सुविधाओं का नियतकालिक और नियमित मानचित्र तैयार करना, बोर्ड या समिति या बाल न्यायालय के आदेशों के अनुसार प्रायोजन, पालन पोषण, देखरेख और प्रवृत्ति देखरेख सहित गैर संस्थागत कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुकर बनाना, ये भी कार्य है। यह और बालकों के परिवारों में उनके वापस जाने के सभी स्तरों पर बालकों का स्थानांतरण सुलभ करना, अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना और राज्य सरकार के संबंधित विभागों और राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी और राज्य की अन्य जिला बाल संरक्षण इकाइयों से संपर्क में रहना, इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे नागरिक समाज के संगठनों के साथ नेटवर्क बनाना और समन्वय करना, बाल देखरेख संस्थाओं में और अन्य संस्थागत देखरेख के अधीन मृत्यु आत्महत्या के मामलों की जांच करना, रिपोर्ट मांगना और कार्रवाई करना और राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करना, बाल सुझाव पेटिका में मिली बालकों की शिकायतों और उनके सुझावों की जांच करना और उपयुक्त कार्रवाई करना, बाल देखरेख संस्थाओं के प्रबंधन समितियों में प्रतिनिधि होना, संस्थागत देखरेख में गुमशुदा बालकों के जिला स्तरीय डाटाबेस का रखरखाव करना और उस नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करना और मुक्त आश्रयों की सुविधा ले रहे बालकों और पालन पोषण देखरेख में रखे गए बालकों के जिला स्तरीय डाटाबेस का रखरखाव करना, जिला स्तर पर बाल देखरेख संस्थाओं, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरणों, मुक्त आश्रयों, उपयुक्त व्यक्तियों और उपयुक्त सुविधाओं, पंजीकृत पोषक माता पिता, प्रवर्ती देखरेख संगठनों और संस्थाओं आदि के डाटाबेस का रखरखाव करना और उसे बोर्डों या समितियों या बाल न्यायालयों जैसा भी मामला हो राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को अग्रेसित करना, जिला स्तर चिकित्सा और परामर्श केंद्रों, नशा मुक्ति केंद्रों, अस्पतालों, मुक्त विद्यालयों, शिक्षा सुविधाओं, प्रशिक्षुता और व्यावसायिकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों और केंद्र प्रदर्शन कला, ललित कला जैसे मनोरंजन सुविधाओं और विशेष जरूरत वाले बालकों के लिए सुविधाओं और ऐसी अन्य सुविधाओं के डाटाबेस का रखरखाव करना और उसे बोर्डों या समितियों और बाल न्यायालय और राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को अग्रेसित करना, ये भी उत्तरदायित्व डीसीपीयू का है। जिला स्तर पर विशेष शिक्षकों,
मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, अनुवादक, दुभाषिया, परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक या मने सामाजिक कार्यकर्ता एवं विशेषज्ञों जिन्हें कठिन परिस्थितियों में रह रहे बालकों के समक्ष कार्य करने का अनुभव है, सुविधाओं के डाटाबेस का रखरखाव करना और उसे बोर्डों और समितियों या बाल न्यायालयों और बार सोसाइटी को आकर्षित करना, जागरूकता विकसित करना और अधिनियम के अधीन पक्षकारों के प्रशिक्षण और उनकी क्षमता निर्माण सहित अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना, अधिनियम की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जिला स्तर पर सभी पक्षकारों की तिमाही बैठक आयोजित करना, राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, बोर्ड या समिति में रिक्त पदों के बारे में ऐसा पद रिक्त होने से 6 माह पूर्व राज्य सरकार को सूचित करना। इस बिंदु पर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट कार्य नहीं कर रही है। कई जगह किशोर न्याय बोर्ड में सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से वर्तमान में शिवपुरी में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो गया है और नई समिति के गठन की 6 महीने पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो की जानी चाहिए। जहां समितियों की रिपोर्टों की समीक्षा करना, पक्षकारों के बीच समन्वय करके उठाए गए मुद्दों को हल करना, समितियों या बोर्डों के सचिवालय कर्मचारी प्रदान करना, बाल देखरेख संस्थाओं के कार्यक्रम में सुधार के लिए समुदाय और नियमों के साथ संपर्क सहित अधिनियम के दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सभी अन्य आवश्यक कार्य करना। अब ये प्रश्न आता है कि इस अधिनियम में कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज कौन है, कौन कौन अथॉरिटीज हैं जो किशोर न्याय अधिनियम में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में आदेश पारित करती हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस अधिनियम की धारा 8 में किशोर न्याय बोर्ड की शक्तियों, कृत्य और उत्तरदायित्व का सिद्धांत के संबंध में सिद्धांत बताए गए हैं। वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर न्याय बोर्ड केवल किशोर न्याय करता है, उसके अलावा कोई काम नहीं करता है, ऐसा नहीं है। धारा 8 में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 8 में किशोर के संबंध में बहुत सारे उत्तरदायित्व भी किशोर न्याय बोर्ड को दिए गए हैं। किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जघन्य अपराध में 16 वर्ष से अधिक के बालक को बालक न्यायालय के समक्ष भेजे जाने का अधिकार है और देखरेख और संरक्षण की जरूरतमंद बालक को बाल कल्याण समिति की समक्ष भेजने का अधिकार है। और यदि नहीं भेजा जाता है तो अंतिम आदेश किसी भी बालक के संबंध में धारा 18 के अधीन पारित करने का अधिकार किशोर न्याय बोर्ड को है। इसके अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड के और भी अधिकार हैं, शक्तियां हैं और कार्य हैं, जैसे सहभागिता, प्रक्रिया के प्रत्येक क्रम पर बालक और माता पिता या संरक्षक की सूचनाबद्ध सहभागिता को सुनिश्चित करना, अर्थात ड्यूरिंग इंक्वायरी माता पिता को पूरी प्रक्रिया में सहभागी होने का अधिकार है। संरक्षा, यह सुनिश्चित करना कि बालक के अधिकारों का बालक की गिरफ्तारी, जांच, पश्चातवर्ती देखरेख और पुनर्वास की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान संरक्षा हो। विधिक सहायता उपलब्ध कराना, विधिक सहायता संस्थाओं के माध्यम से बालक के लिए विधिक सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अनुवादक, बालक को जब कभी आवश्यक हो, यदि वह कार्रवाइयों में प्रयुक्त भाषा को समझने में असमर्थ है, दुभाषिया अनुवादक जिसके पास ऐसी अहर्ताएं हों, अनुभव हों, ऐसी फीस का जो आवश्यक हो उसको संदाय करने के पश्चात बालक को उपलब्ध कराना। सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट बुलाना। नेक्स्ट, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामलों में धारा 14 के अधीन जो जांच की प्रक्रिया है उसका अनुसरण करना, न्याय निर्णय करना और निपटारा करना। देखरेख और संरक्षण की जरूरतमंद बालक, विधि का उल्लंघन करने के अवगत बालकों से जिनका बारे में हमने अभी बताया था कि कथन किया गया है किसी प्रक्रम पर देखरेख और संरक्षण की जरूरत है, तो संबंधित मामलों को इसके द्वारा इस बात को मानते हुए कि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक तत्समय देखरेख का जरूरतमंद बालक हो सकता है, तो समिति और बोर्ड के जब दोनों के उत्तरदायित्व अंतर्वलित हों तो उस बालक को समिति के समक्ष भेजना, अनुवर्ती कार्रवाई करना, मामले का निपटारा करना और अंतिम आदेश पारित करना, जिसके अंतर्गत परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या किसी गैर सरकारी संगठन के सदस्य जैसा अपेक्षा की जाए द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई समाहित भी है। योग्य व्यक्ति घोषित करना है, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों की देखरेख के बारे में योग्य व्यक्ति घोषित करना चाहिए। निरीक्षण करने का बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है। किशोर न्याय बोर्ड विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के लिए आवासीय सुविधाओं का प्रत्येक मास कम से कम एक बार निरीक्षण करेगा और सेवाओं की क्वालिटी में सुधार के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य सरकार को कार्रवाई की सिफारिश करेगा। यदि बालक के विरुद्ध अपराध की शिकायत प्राप्त होती है, अगर विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में कोई शिकायत इस अधिनियम के अधीन प्राप्त होती है कि उसके विरुद्ध कोई अपराध किया गया है, तो पुलिस को इस संबंध में आदेश देना
या देखरेख और संरक्षा में जरूरतमंद किसी बालक के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है कि विधि का उल्लंघन किया गया उसके विरुद्ध, तो उसकी सूचना भी पुलिस को तत्काल देगा। सीडब्ल्यूसी इसकी सूचना किशोर न्याय बोर्ड को देगी और किशोर न्याय बोर्ड इसकी सूचना पुलिस को देगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है जेल का निरीक्षण करना। इस बात की जांच करने के लिए क्या जेलों में कोई बालक डाला गया है या उनका जेलों में जो वयस्कों के लिए नियमित निरीक्षण करना और ऐसे बालकों को संप्रेषित गृह में स्थानांतरित किए जाने की तत्काल उपाय करना। यदि किशोर न्याय बोर्ड द्वारा बालकों को धारा 15 के अधीन प्रारंभिक जांच के पश्चात बालक न्यायालय को भेजा जाता है, तो बालक न्यायालय की शक्तियां उस बालक के संबंध में क्या रहती हैं, इस संबंध में धारा 19 एवं धारा 20 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। मैं उसको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। सबसे पहला बालक न्यायालय का एक अधिकार है कि वयस्क के रूप में बालक का विचारण करे। यदि दंड विज्ञान संहिता 1973 के उपबंधों के अनुसार वयस्क के रूप में बालक का विचारण और इस धारा के तथा धारा 21 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बालक की विशेष जरूरतों, रिजु विचारण के सिद्धांतों तथा बाल अनुकूल वातावरण बनाए रखने पर विचार करते हुए विचारण के पश्चात समुचित आदेश करने की आवश्यकता है। यदि वयस्क के रूप में विचार नहीं किया जाता है तो अवयस्क के रूप में बालक का विचारण करने का भी अधिकार है। वयस्क के रूप में बालक के विचारण की कोई आवश्यकता नहीं है और बोर्ड के रूप में जांच की जा सकती है, तब धारा 18 के अधीन समुचित आदेश पारित किया सकते हैं। बालक न्यायालय किसी भी तरह की जांच करे या विचारण करे, लेकिन अंतिम आदेश में बालक के पुनर्वासन की व्यवस्था होना बहुत आवश्यक है। बालक न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से संबंधित अंतिम आदेश में बालक के पुनर्वासन के लिए व्यक्तिगत देखरेख योजना को सम्मिलित किया जाएगा। ये बहुत कंपलसरी है, व्यक्तिगत देखभाल योजना को सम्मिलित करना चाहिए और जिसके अंतर्गत परिवीक्षा अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई या किसी सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा की गई निवृत्ति कार्रवाई भी शामिल है। यदि बालक को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा बाल कल्याण समिति को भेजा गया है, तो बाल कल्याण समिति के कृत्य और उत्तरदायित्व क्या है? बाल कल्याण समिति के कृत्य दायित्व धारा 30 में बताए गए हैं। बाल कल्याण समिति, जिसको शॉर्ट में CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बोलते हैं, संज्ञान लेना, उसके समक्ष पेश किए गए बालकों का संज्ञान लेना और उन्हें ग्रहण करना, जांच करना, इस अधिनियम के अधीन बालकों की सुरक्षा और भलाई के से संबंधित और उसको प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों की जांच करना, निर्देश देना, बालक कल्याण अधिकारियों या परिवीक्षा अधिकारियों, जिला बालक संरक्षण इकाई या गैर सरकारी संगठनों को सामाजिक अन्वेषण करने और समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देना, योग्य व्यक्ति घोषणा करना, स्थानांतरण का निर्देश देना, समुचित पुनर्वास या प्रत्यावर्तन का आदेश देना, संस्था का चयन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, निरीक्षण और दौरा करना, देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों के आवासिक सुविधाओं का प्रत्येक मास में कम से कम 2 बार निरीक्षण करना और जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य सरकार को सेवाओं की क्वालिटी में सुधार करने के लिए कार्रवाई करने का सिफारिश करना, कुटुंब के साथ रखने हेतु प्रयास करना, कुटुंबों को प्रत्यावर्तन करना, अभ्यर्पण की घोषणा करना, सुप्रेरणा से संज्ञान लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोर न्याय समिति, बाल कल्याण समिति सामान्यतः सुप्रेरणा संज्ञान लेने में काफी पीछे रहती है। मामलों का सुप्रेरणा संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों तक पहुंचना जिन्हें समिति के समक्ष पेश नहीं किया गया है, परंतु ऐसा निश्चय कम से कम 30 सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। लैंगिक रूप से दुर्भाग्य से ग्रस्त बालकों के पुनर्वास की व्यवस्था करना, बोर्ड द्वारा आदेशित बालकों के संबंध में उचित आदेश पारित करना, श्रम विभाग व अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करना, परिवार की शिकायत की जांच करना, विधिक सेवा, बालकों के लिए समुचित विधिक सेवाओं तक पहुंच बनाएगी। अब प्रश्न आता है कि इस अभियान का जो अधिकारी है, परिवीक्षा अधिकारी, क्या परिवीक्षा अधिकारी का कर्तव्य केवल सामाजिक जांच रिपोर्ट तैयार करना है कि इसके अलावा भी कुछ है? जैसे किशोर न्याय बोर्ड का कार्य किशोर को न्याय देना है, क्या इसके अतिरिक्त भी बहुत से कार्य हैं धारा 8 में बताए गए। इसी प्रकार से परिवीक्षा अधिकारी को सामाजिक जांच रिपोर्ट के साथ साथ और कौन से कार्य करना चाहिए, जो इसलिए नियम 64 में बताए गए हैं। बोर्ड के किसी औपचारिक आदेश की प्रतीक्षा किए बिना परिवीक्षा अधिकारी बालक की उन परिस्थितियों की जांच करेगा जो बोर्ड द्वारा जांच पर प्रभाव डालती हैं और बोर्ड को प्रारूप 6 में सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। मैंने सेकंड लेक्चर में सामाजिक जांच रिपोर्ट किस प्रकार तैयार होगी, उसमें क्या बिंदु होंगे, वो पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए उस पर ज्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा। इस प्रकार से बाल कल्याण अधिकारी 2 प्रकार के होते हैं, संस्थागत और असंस्थागत।
बाल कल्याण अधिकारी का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है इस अधिनियम में। प्रत्येक बाल कल्याण अधिकारी अथवा बाल देखरेख संस्था में समस्त कार्यकर्ता बोर्ड अथवा समिति अथवा बाल न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का कार्यान्वयन करेंगे। बाल कल्याण अधिकारी का मुख्य रूप से कार्य है बालक की मामला फाइल तैयार करना, संरचनात्मक अभिरक्षा कार्ड रखरखाव करना, बालक का चिकित्सा अभिलेख तैयार करना और उसका रखरखाव करना और सुनिश्चित करना कि बालक का उपचार बाधित अथवा अपेक्षित न हो, बालक की सुरक्षा, कल्याण और विकास सुनिश्चित करने, बाल देखरेख संस्था में जीवन के साथ समझ एडजस्ट के लिए बालक की सहायता करने के लिए बालक से प्रत्येक दिन मिलना, नए मिले गए बालक के साथ दिन में कम से कम एक बार मुलाकात करना, बालक की शिक्षा, व्यवसाय की स्थिति, कौशल और भावनात्मक स्थिति का पता लगाना, जरूरी चिकित्सा और मानसिक जांच कराना, रिपोर्ट का अध्ययन करना और बालक और उसके परिवार के सदस्यों के परामर्श से लंबित जांच की अवधि के दौरान बालक की केस फाइल में लगाने के लिए प्रारूप साथ में व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है और इसको बहुत उपेक्षा की जाती है। केस फाइल में बालक की देखरेख योजनाओं को तैयार करने का उत्तरदायित्व संस्थागत बाल कल्याण अधिकारी का होता है। इसमें परिवीक्षा अधिकारी को भी रुचि लेना चाहिए। वर्तमान में व्यक्तिगत देखरेख योजना तैयार करने में दोनों पक्ष बहुत उदासीन हैं। व्यक्तिगत देखरेख योजना के मुताबिक बालकों के लिए एक दिनचर्या तैयार करना, यह सुनिश्चित करना कि बालक तैयार की गई दिनचर्या की गतिविधियों का अनुपालन करे और इस संबंध में देखभाल कार्यकर्ताओं के समय पर रिपोर्ट लेना, व्यक्तिगत देखरेख योजना के कार्यान्वयन में कार्यकर्ता की आवधिक समीक्षा करना और यदि आवश्यक हो तो प्रबंधन समिति के अनुमोदन से प्रारूप साथ में व्यक्तिगत देखरेख योजना या दिनचर्या में उचित संशोधन करना, बालक की समस्याओं को हल करना, गृह में जीवन में उनकी कठिनाइयों को सहानुभूतिपूर्वक निपटाना, बालक से संबंधित अन्य सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट पॉइंट है बाल कल्याण पुलिस अधिकारी। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के वही कर्तव्य है जो कि विशेष किशोर पुलिस इकाई के बताए गए हैं और उन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन बाल पुलिस अधिकारी होते हैं। उसका 3 अधिकारी होते हैं, परिवीक्षा अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी। अब मैं अंत में कहना चाहता हूं कि इतने बड़े अभियान में इतने सभी सदस्य होने के बावजूद भी उतना कार्य नहीं हो पा रहा है। किशोर न्याय अधिनियम 1986, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 एवं किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन किशोर न्याय अभियान में संगठन एवं संस्थाओं को उत्तरदायित्व पार्टली दिया गया है। किसी भी इकाई को स्वतंत्र रूप से गठित नहीं किया गया। इस कारण से इस अभियान में सैद्धांतिक रूप से जो व्यवस्था की गई है उसका व्यवहारिक रूप से परिणाम बहुत कम है। अतः इस अभियान को और अधिक प्रभावी तथा परिणाममूलक बनाए जाने के लिए बहुत अधिक आवश्यकता है। वस्तुतः किशोर न्याय शास्त्र जूरिस्प्रूडेंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस में विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को हाथ शास्त्र की विषय वस्तु माना जाता है। अतः किशोर न्याय शास्त्र का उद्देश्य किशोर को शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास करना है। इस अभियान में प्रत्येक निर्णय स्वयं किशोर के सर्वोत्तम हित में होने चाहिए। प्रत्येक प्रक्रिया, दृष्टिकोण, वातावरण एवं व्यवहार बालक के अनुकूल होना चाहिए, तभी किशोर न्याय पूर्ण होगा। धन्यवाद, नमस्कार।